हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मस्ती विद एलपी में। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, डेली की तरह मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जीएस के बेस्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। अगर आपने हमारी पिछली 12 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और आज हम करेंगे क्लास नंबर अपनी 13। दोस्तों, किसी वजह से मैं आपकी कल क्लास नहीं ले पाया था, उसके लिए सॉरी। आज हम बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित है, बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन दे रखा है सुशिर वाद्य, अनबद्ध वाद्य, घन वाद्य या तत्वाद्य। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सुशिर वाद्य। आगे देखते हैं इसके कुछ फैक्ट। बांसुरी एक प्रकार का सुशिर वाद्य है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक बिना नरकट वाला वायु उपकरण है जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। बांसुरी एक क्या है, सुशिर वाद्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश डैश बजाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हमें सारंगी, तबला, बांसुरी या हारमोनियम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सारंगी। आगे देखते हैं इसके कुछ फैक्ट। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सारंगी बजाते हैं। इन्हें सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। हारमोनियम में हवा के प्रवाह द्वारा कंपन उत्पन्न होता है जिससे ध्वनि या स्वर उत्पन्न होती है। हारमोनियम में हवा के प्रवाह हेतु हाथों का प्रयोग किया जाता है। इसे सरल शब्दों में पेटी बाजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र डैश डैश के प्रसिद्ध वादक थे। ऑप्शन दे रखा है ढोल, बीड़ा, तबला या शहनाई। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा शहनाई। आगे देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट। श्री बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम कमरुद्दीन खान था। ढोल लकड़ी, पीतल, चमड़ा, कपास, चर्मपत्र तथा धातु के द्वारा बना एक ताल वाद्य यंत्र होता है। सार्वजनिक घोषणाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन दे रखा है हमें गिटार, वायलिन, शहनाई या तबला। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तबला। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कुछ इसके फैक्ट। पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में वर्ष 1988 में पद्मश्री एवं वर्ष 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, जो मैं आपको ये इनके पुरस्कार और वर्ष बताता हूँ, इनको आप नोट कर लेना क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है हमें, हाल ही में वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वायलिन विश्व की सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से है। इसमें प्रत्येक तार से जो मूल स्वर उत्पन्न होता है उसकी आवृत्ति 435 हर्ट्ज की होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। गिटार मूलतः सितार से विकसित हुआ है। गिटार हल्की लकड़ी का बना होता है। इसमें 4 से 6 तार होते हैं। इसका प्रयोग प्रायः अकेले गायन हेतु होता रहा है। दोस्तों, जो तार दे रखे हैं इन तारों को भी आप याद कर लें क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र डैश डैश से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। ऑप्शन दे रखा है मैंडोलिन, गिटार, घाटम या पखावज। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा घाटम। आगे देखते हैं। E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र घाटम से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थे। ये ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड कलाकार थे। सुब्रमण्यम जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के साथ साथ राज्य कर्नाटक के कलई मामड़ी पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मैंडोलिन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के संगीत बजाने के लिए किया जाता है। इसकी ट्यूनिंग वायलिन के समान ही होती है।
अगला पॉइंट दे रखा हमें, पखावज उत्तर भारतीय शैली का ढोलक अथवा ड्रम है। तबले की उत्पत्ति इसी के द्वारा हुई मानी जाती है। पखावज लकड़ी, चर्मपत्र, चमड़े और काले लेप से बना एक ताल वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं, आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की क्षमता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश डैश न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन दे रखा है मैं, आर्थिक, वितरित, सामाजिक या राजनीतिक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वितरित। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य अथवा रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं आता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, समाजवादी, संघीय, संप्रभु, लोकतांत्रिक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा संघीय। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ये सभी शब्द गणराज्य से पहले आते हैं, जबकि संघीय शब्द गणराज्य के बाद आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, सार्वभौम, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। आगे देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को डैश डैश में सन्निहित किया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, संघ सूची, राज्य सूची, प्रस्तावना या भारतीय मूल्य प्रणाली। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। आगे चलते हैं, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को प्रस्तावना में सन्निहित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बोगचकोई अभिलेख। इससे जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट दे रखा हमें, 1400 ईसा पूर्व के बोगचकोई यानी कि एशिया माइनर भी कहते हैं इसको, के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से आए होंगे। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला पॉइंट दे रखा है हमें, इसे गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख को राजा रुद्रदामन द्वारा गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में अंकित करवाया गया था। अगला पॉइंट दे रखा है, हाथीगुम्पा अभिलेख में खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि ने लिखी है।
इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं आगे। अष्टाध्यायी संस्कृत पुस्तक व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। अष्टाध्यायी की रचना व्याकरणविद पाणिनि ने की थी। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। योग सूत्र भी महर्षि पतंजलि की अन्य प्रमुख पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भारतीय दर्शनों में से कणाद अथवा उलूक द्वारा रचित कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक। इससे जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं आगे। प्रमुख भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक निम्न प्रकार हैं। एक तरह हमें दर्शन दे रखे हैं और उनके प्रवर्तक। न्याय अक्षपाद गौतम का है। वैशेषिक उलूक अथवा कणाक का है। सांख्य कपिल मुनि का है। योग हमारा पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण का। दोस्तों इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ये एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? ऑप्शन दे रखना है मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण या विष्णु पुराण। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। आगे देख लेते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है हमें, पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण आदि अन्य प्रमुख पुराण हैं। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तो कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? ऑप्शन दे रखे हैं लूनी, नर्मदा, बनास, मांडवी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मांडवी। मांडवी जो है ये गोवा की प्रमुख नदी है। मांडवी नदी पर ही दूध सागर झरना है। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मांडवी नदी कर्नाटक राज्य में स्थित पश्चिमी घाट से निकलती है। मांडवी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। लूनी नदी ये अजमेर राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी की नागा पहाड़ियों से ही निकलती है। बनास नदी ये राजसमंद राजस्थान के राजसमंद जिले में है और ये अरावली श्रेणी की खमनौर पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें शुक्र, यूरेनस, मंगल या नेपच्यून। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन भी माना जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है और इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन तथा सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण पूरब से पश्चिम की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 24 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री या 10 डिग्री। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश व देशांतर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। टाइम जोन दो देशांतर रेखाओं के बीच एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक समान मानक समय होता है। अगला पॉइंट दे रखा है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस आधार पर पृथ्वी को 24 टाइम जोन में विभाजित किया जाता है तथा एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन के बीच की दूरी 15 डिग्री होती है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी देशांतर में जाने पर समय बढ़ता है तथा वहीं 0 डिग्री देशांतर से पश्चिमी देशांतर में जाने पर समय घटता है। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कि 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच टाइम जोन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है?
ऑप्शन दे रखा है हमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। धूपगढ़ शिखर मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। धूपगढ़ शिखर की ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। झारखंड में देख लेते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ ये पारसनाथ या सम्मेद शिखर है, और अन्य जो है वो टैगोर पहाड़ है। छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत है और गोरलाटा पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है? तो हमारा ऑप्शन दे रखा है इसमें चंपावत, प्रयागराज, देवप्रयाग या देहरादून। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग, देवप्रयाग। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है हमें इससे रिलेटेड। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद से है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपत हिमानी है। अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम देवप्रयाग में होता है। गंगा की सहायक नदियों में सोन, यमुना, दामोदर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक आदि शामिल हैं। गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के डैश डैश राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर में शुरू हो जाती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट दे रखा हमें इससे रिलेटेड। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है और 15 सितंबर तक उत्तर पश्चिमी भागों में चला जाता है। मानसून के पीछे हटने या लौटने की इस प्रक्रिया को सामान्यतः मानसून का निवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में स्थिर वृद्धि। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। पहला देखा जीडीपी का अर्थ किसी निर्धारित अवधि के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के आर्थिक मूल्यों को मापता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। यह नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारे को लोकप्रिय बना दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण सहकारी। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करें। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दे रखे हैं हमको। सहकारी संस्थाओं की सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से शुरुआत वर्ष 1904 में हुई थी। अगला पॉइंट दे रखा है हमको। एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी समस्याएं साझा कर समाधान करते हैं। भारत में पहले क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, जो कि मुरादाबाद में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किस प्रकार के कर में सीमांत कर दर औसत कर दर से अधिक होती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिगामी। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्रतिगामी कर वह कर है जो कर योग्य राशि बढ़ने पर घट जाती है। इसमें औसत कर दर सीमांत कर दर से अधिक होती है। अगला पॉइंट दे रखा है हमें। यदि कर दर करदाता की आय में वृद्धि के साथ ही बढ़ती है तो उसे प्रतिगामी कर कहते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है हमें। यदि करदाता के आय स्तर पर ध्यान दिए बिना ही किसी दर पर नियत कर दिया गया हो तो उसे समानुपातिक कर दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 69%,
66.77%, 67% या 67.77%। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 66.77%। इससे रिलेटेड देख लेते हैं कुछ थोड़े से पॉइंट। पहला पॉइंट दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता लगभग 94%, 93.91% केरल राज्य की थी। सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की थी। लक्षद्वीप 2011 में सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, लाप्लास का नियम, फैराडे का नियम, कूलॉम का नियम या किरचॉफ का नियम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। आगे देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट। फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात E बराबर -dq/dt। लाप्लास का नियम क्या होता है? ये 1906 में दिया था, 1906 नहीं 1806 में दिया गया था। एक गोले की दीवार पर तनाव कक्षीय त्रिज्या के दबाव के गुणा का उत्पाद है और तनाव दीवार की मोटाई विपरीत रूप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आलू चिप्स के निर्माता आमतौर पर डैश डैश चिप्स की थैलियों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचने के लिए। आगे चलते हैं, पहला पॉइंट दे रखा है हमें, आलू चिप्स के निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स की थैलियों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस से भर देते हैं। दरअसल नाइट्रोजन के उपयोग से पैकेट के भीतर चिप्स के ऑक्सीकरण की दर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता को नियंत्रित करती है और यह निष्क्रिय गैस होने के चलते चिप्स के तेल या वसा के साथ ही बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी एनीमेलिया के अंतर्गत प्लेटी हेल्मिंथेज वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन दे रखा है फीता कृमि, जॉक, बुचेरिया या साइकॉन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फीता कृमि। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। R.H. व्हीटेकर ने जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। ये 5 वर्ग हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी एवं एनिमेलिया। प्लेटी हेल्मिंथीज एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। इस वर्ग में फीता कृमि तथा यकृत कृमि आते हैं। बुचेरिया निमेटोडा संघ या तथा जॉक एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर आपको आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।